हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन्स के चैप्टर को ही हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एल्कीन्स में हमने कल देख लिया था इसके इंट्रोडक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखा था, नॉमेनक्लेचर देखे थे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एथीन देख लिया था, उसके स्ट्रक्चर्स देख लिए थे और नेचर ऑफ डबल बॉन्ड देख लिया था। ठीक है, अब हम आइसोमेरिज्म्स देखेंगे, उसके एल्कीन्स के आइसोमेरिज्म्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन। ठीक है, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन, इसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे हम सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ये आपके कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे साइक्लिक और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा इसमें हम देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे सिस आइसोमेरिज्म, सिस आइसोमेरिज्म, दूसरा हम देखेंगे इसमें ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। और तीसरा हम इसमें देखेंगे स्टेबिलिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और इसमें चेन आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हम सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कि इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज नंबर ऑफ कार्बन एटम, चेंज नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे इसमें नो चेंज डबल बॉन्ड पोजीशन। डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा कार्बन कार्बन के बीच में वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नो चेंज डबल बॉन्ड पोजीशन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले इसमें 1 ब्यूटीन देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लिया 1 ब्यूटीन का। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड CH2
और ये हमारा हो जाएगा CH3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, हमारा नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उस कार्बन को हम पहले नंबर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो आपका कार्बन का जो पोजीशन है ये चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन आपका डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ है। डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ है, डबल बॉन्ड का पोजीशन वहीं पे है, नंबर ऑफ कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। दूसरा हम देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म्स में क्या हो रहा है कि आपके डबल बॉन्ड का जो आपका पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ डबल बॉन्ड पोजीशन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। एग्जांपल देखते हैं, इसमें हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका देख लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये आपका पोजीशन चेंज हो गया। यहाँ पे 1 ब्यूटीन था, इधर हो जाएगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, पोजीशन चेंज हो गया आपका। कौन सा पोजीशन चेंज हुआ? डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। यहाँ पे आपका कौन सा पोजीशन था? 1 2 3 4। ठीक है, आपका नंबर 1 कार्बन पे था, यहाँ पे आपका दूसरे कार्बन पे आ गया है। ठीक है, कौन से कार्बन पे आ गया? दूसरे कार्बन पे आ गया है डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं C5H10 का। ठीक है, इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? इसके 2 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, पहला बनेगा 1 पेंटीन और दूसरा बनेगा 2 पेंटीन। तो बना लो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, पहला नंबर कार्बन 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? 1 पेंटीन 1 पेंटीन। ठीक है, क्या हुआ? 1 पेंटीन। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं। दूसरा आइसोमर्स बनेगा आपका कैसा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, पोजीशन चेंज हो गया। 1 2 3 4 5। आपके दूसरे नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे नाम हो जाएगा 2 पेंटीन 2 पेंटीन। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। हमारा तीसरा हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, हमारा चेन आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, साइक्लिक और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसका जो आपका वही रहेगा साइक्लो आपका जो भी आपका एल्कीन रहेगा, साइक्लो एल्कीन का भी फॉर्मूला आपका वही रहेगा, CnH2n। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल लेंगे हम 1 प्रोपीन और साइक्लोप्रोपीन। 2 आइसोमेरिज्म बनेंगे किसके? प्रोपीन के। ठीक है, C3H6 के C3H6 के। ठीक है, बना लो
ठीक है, ओपन चेन बनाते ताकि आप हाइड्रोजन को गिन सके। ठीक है, इस तरीके से मुझे भी सरल यही लगता है, ये हम वैलेंसीज में आप देख सकते हैं। ठीक है, ओ 1 प्रोपीन, ठीक है, 1 प्रोपीन आपका नंबर, यहाँ से आप स्टार्ट किए 1 2 3, तो आपका कौन से नंबर पे कार्बन है, कौन से नंबर पे, पहले नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से एक और हम देख सकते हैं इसमें साइक्लोप्रोपीन, एक और आइसोमर बनेगी, इसके 2 आइसोमर बन रहे हैं, तो एक तो पहला 1 प्रोपीन बन गया, दूसरा होगा साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन बनाने के लिए आपको पता है ना, 3 कार्बन को हम साइकिल के फॉर्म में लिख देते हैं, और आपको प्रोपीन बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बना दो कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैलेंसी इसमें कंप्लीट कर सकते हो, CH2 CH एंड CH। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। प्रोपीन, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे क्या होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कैसे होगा, फ्री रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं होगा। एल्केन में हम फ्री रोटेशन पढ़ रहे थे, कन्फर्मेशन, लेकिन इसमें आपका डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, तो इसके कारण इसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है, क्योंकि एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है ना, तो फ्री रोटेशन केवल सिग्मा बॉन्ड में ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल, रोटेशनल नॉट पॉसिबल। ठीक है, और क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, एक सिग्मा है इसलिए पाई है, और इसमें इसलिए नहीं होता इसमें। ठीक है, तो इसके कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे, जैसे कि आपके पास 2 आइसोमेरिज्म बनते हैं। ठीक है, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस, 2 आइसोमेरिज्म बनेंगे मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं जैसे कि ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C, CH3, इधर आपका CH3, इधर आपका H एंड इधर आपका H। जब आपका इस तरफ आप देखो, इस तरफ आप देखोगे ना, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, और इधर आप देखोगे तो इधर भी आपका डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या होगा, ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा, ये ट्रांस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड है। ठीक है, यदि आपका CH3 इधर है और आपका CH3 इधर है, एक साइड है, इधर आपका H है और इधर आपका H है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका क्या है, CH3 एक साइड है, H और H एक साइड है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिस आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा, ये सिस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका एक और देखते हैं, आगे चलते हैं, तो ये आपका जो नाम होगा, ये वाला नाम, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन, और इसका नाम हो जाएगा सिस टू ब्यूटीन। ठीक है, समझ आया, आपका 2 अलग अलग है, यहाँ पे 2 अलग अलग है, तो ट्रांस, दोनों एक तरफ है, तो आपका सिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। एग्जाम्पल
ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल लिखते हैं, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला, ज़रा देखते हैं। जैसे कि C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, इधर आपका हो जाएगा COOH, इधर आपका COOH, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा COOH, ठीक है, इधर H और इधर आपका H, ठीक है, ये हो जाएगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। सिस फॉर्म है, क्या फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, दोनों कैसे हैं, एक साइड है, ठीक है, दोनों कैसे हैं, एक साइड है। अब देखो फ्यूमेरिक एसिड का हम फार्मूला देखते हैं, तो C डबल बॉन्ड C, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड में आपका COOH एक साइड नहीं रहेगा, ये अपोजिट हो जाएगा, COOH, और इधर H और इधर H, ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, बात समझ आ गया। अब चलते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। स्टेबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इसको ध्यान से पढ़ना एकदम। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, इसको हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स को, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लेना। हाइड्रोजिनेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन एनर्जी, ठीक है, ये क्या होता है, क्या होता है हाइड्रोजिनेशन एनर्जी। हाइड्रोजिनेशन यानी इसको दो पार्ट में हम पढ़ सकते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन यानी जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन के जुड़ने में कितनी एनर्जी हमको लगानी पड़ रही है, कितनी एनर्जी खर्च हो रही है ना, उसको या ऊष्मा जो भी हम बोल सकते हैं, कितनी ऊष्मा हमको हीट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कितनी हीट हमको लगानी पड़ रही है रिएक्शन में, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन एनर्जी। तो ये हाइड्रोजिनेशन एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन है कि एक मोल एल्कीन, एक मोल एल्कीन में हाइड्रोजिनेशन करने के लिए या हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए, हाइड्रोजिनेशन करने के लिए ठीक है, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, अभी जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हाइड्रोजिनेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या होगा, जिसकी हाइड्रोजिनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे एक लिख लेना, जिसकी हाइड्रोजिनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं पॉइंट लिख देती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन एनर्जी हाई
एंड द स्टेबिलिटी कैसी होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी या स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखो इसमें फैक्टर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर क्या है, क्या क्या फैक्टर है इसके। तो पहला फैक्टर है कि इसमें जो ट्रांस आइसोमेरिज्म हो और सिस आइसोमेरिज्म के बीच में हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इन हाइड्रोजनेशन, आइसोमेरिज्म इन हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो जैसे हम ले रहे हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म, पहला ले लिया हमने ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ट्रांस आइसोमेरिज्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है। इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, हाई होगी। ठीक है, हाई होगी। क्यों होगी, हाइड्रोजनेशन एनर्जी इसमें कम होगी। इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कैसी होगी, लेस या कम होगी। ठीक है, अब देखो कारण क्या है, कारण समझो। ठीक है, यदि हम ले लें ट्रांस में C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ले लें हम CH2, इधर ले लें हम CH2, इधर ले लें हम H, इधर ले लें हम H। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन। इसमें यदि हम देखते हैं तो इसमें आपका दो अलग अलग दिखाई दे रहा है, दो अलग CH2 इधर है, CH2 इधर है, H इधर है, मतलब ये है ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कि आपको ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, मॉलिक्यूल्स कहते हैं कैसे हैं, हाइड्रोजन से बहुत दूर है और CH2 से बहुत दूर है ना। मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बहुत दूर है, बहुत दूर है तो इसमें कोई रिपल्शन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा, है ना। रिपल्शन नहीं होगा तो इसी कारण इसके मॉलिक्यूल स्टेबल रहेंगे और इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, लेस। इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। अब इसी तरफ हम देखते हैं आपका सिस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सिस आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि C डबल बॉन्ड C है, इधर CH2 है, इधर आपका CH2 है, इधर H है और इधर H। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो बल्कि ग्रुप है CH2 और CH2 बहुत पास पास है। ठीक है, CH2 की जो दूरी है बहुत पास पास है ना, ज़्यादा दूर तो नहीं है। इसमें तो बहुत दूर थे, इसमें तो ये बहुत दूर थे, लेकिन इसमें कैसे होते हैं, बहुत पास में है। तो बहुत पास होने के कारण क्या होगा, इसमें रिपल्शन होगा। क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन होने के कारण क्या, ये बल्कि ग्रुप है, ये क्या है आपका बल्कि ग्रुप है। बल्कि यानी मतलब हाइड्रोजन बहुत पास पास में है ना, एक दूसरे के बहुत पास है। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक दूसरे के, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बहुत क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर रिपल्ट करेंगे, भगाएंगे, एक दूसरे से दूर भगाएंगे, है ना। तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बल्कि ग्रुप बोलते हैं। मतलब भीड़ ज़्यादा है यहाँ पे, है ना, तो बल्क में है, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बल्क में है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, दूर मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन होता है। मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन होने के कारण कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है ना, दूर दूर है ना, कैसे हो जाएंगे ये, और रिपल्शन बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ जाने के कारण मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैसी होगी, बढ़ जाएगी, और ये इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, क्यों होगी,
क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन होगा, मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे, है ना, फ्री हो जाएंगे। इस कारण क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था। अच्छा, एक स्टेबिलिटी का एक और देख लेते हैं। स्टेबिलिटी इसमें एक और देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, फैक्टर देख लेते हैं। तो इधर R है, जितना R ग्रुप रहेगा वो उतना ज़्यादा क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। कार्बन से जितना ज़्यादा R ग्रुप इस तरीके से जुड़े रहेंगे तो ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। कैसे रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। इसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल्स रहेगा, जिसके पास एक R कम और हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, इधर आपका H आ जाएगा, इधर R आ जाएगा, इधर R आ जाएगा, इधर R आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जिसके पास 2 हाइड्रोजन है और जिसके पास 2 एल्काइल ग्रुप है। इसके बाद इसकी कैसी होती है, स्टेबिलिटी इसकी कैसी होती है, डिक्रीज होती जा रही है। कैसे होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर H, इधर H और इधर एक R हो जाएगा। इस तरीके से एक और हो जाएगा। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ, इसका हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर आपका H, इधर आपका H, इधर H और इधर H। मतलब एथीन का जो आपका एथीन मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ही लेस स्टेबल होता है। कैसे होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो एथीन मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। आज का क्लास हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।